लेट आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लास्ट पॉइंट इंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन था। इंडोट्रेकियल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स हम लोगों ने शुरू किया था। ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स में हम लोग पढ़ रहे थे, तो ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स का एक ओवरऑल हमने जायजा उस दिन ले लिया था। अब ये है कि ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स के फिर अलग अलग टाइप होते हैं, जो कि बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहला होता है क्लोज्ड ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स, दूसरा होता है ओपन ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स एंड तीसरा होता है ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्लोज न्यूमोथोरेक्स किसे कहते हैं, क्लोज ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स किसे कहते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि ओपन ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स, देन टेंशन न्यूमोथोरेक्स। तो अगर हम क्लोज न्यूमोथोरेक्स के बारे में बात करें तो क्लोज न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि पिल्जा और लंग्स, इन दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन बन जाता है, जिसे आप फिस्टुला भी कह सकते हैं या साइनस भी कह सकते हैं। तो इस तरह का एक कम्युनिकेशन बन जाता है, और ये कम्युनिकेशन क्या होता है कि स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाता है जब लंग्स डिफ्लेट किया जाता है। जब लंग्स डिफ्लेट किया जाता है तो स्पॉन्टेनियसली ये क्लोज हो जाता है, और जैसे ही लंग्स जो है इन्फ्लेट होगा तो वो ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से लगातार जो है ये साइज में बड़ा होता चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसको इस तरह से समझो, सपोज करो कि जैसे हमारा हार्ट है और एट्रिया है, वेंट्रिकल है। एट्रिया और वेंट्रिकल को बाइफरकेट करने के लिए दोनों के बीच में हमारा एवी वाल्व है, जो कि अगर एट्रिया में कोई चीज आता है तो सीधे वेंट्रिकल में चला जाता है ना। मतलब जब एट्रिया में सिस्टोल होता है तो वेंट्रिकल में चला जाता है। तो ठीक वैसे ही समझ लो कि जब लंग्स में एयर आ रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है, तो वो पिल्जल स्पेस में चला जा रहा है। लेकिन जब लंग्स डिफ्लेट हो रहा है, एक्सपायरेशन हो रहा है, तो वो पिल्जल स्पेस से जो साइनस बना हुआ है वो यूनी वॉल्वुलर है, तो इसकी वजह से वो एयर जो है बाहर वापस लंग्स में नहीं आता है, और लंग्स में नहीं आने की वजह से वो बाहर एक्सपायरेट नहीं हो पाता है। नतीजा हर इंस्पायरेशन में बढ़ता चला जाता है, लेकिन वो घटता नहीं है। तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड न्यूमोथोरेक्स। अगर आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन द लंग्स एंड पिल्जा close spontaneously as the lungs deflate. हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, जी हेलो, आ रही है आवाज? हाँ ठीक है, सुन लिया। तो थोड़ा सा इसमें ये हो गया। क्लोज वाले में क्या होता है, ये दोबारा रीओपन नहीं होता है, वो ओपन वाले में रीओपन होता है।
ठीक है, तो क्लोज वाले में क्या हो जाएगा कि स्पॉन्टेनियसली द लंग्स डिफ्लेट and does not reopen when the air is reabsorbed. When the air is reabsorbed, the lungs gradually re-expanded. The lungs gradually re-expanded. नेक्स्ट जो हो जाएगा वो ओपन। ओपन में दो चीजें डिफरेंस है इससे क्लोज वाले से। पहली चीज क्या डिफरेंस है कि लंग्स में कहीं से भी जो है क्लोज वाले में लंग्स के इंटायर लंग्स के कहीं से भी आपको कम्युनिकेशन बन रहा था इसमें पिल्ला में, लेकिन इसमें क्या है कि मेनली ब्रोंकस से कम्युनिकेशन बनता है। ओपन में ब्रोंकस से कम्युनिकेशन बनता है पिल्ला के लिए, ब्रोंकस से कम्युनिकेशन बनता है पिल्ला के लिए, इसीलिए इसको ब्रोंको पिल्लर फिस्चुला भी कहा जाता है। ब्रोंको पिल्लर फिस्चुला भी कहा जाता है। क्लोज नहीं होता है, ये कभी क्लोज नहीं होता है। और जो है हमारा जितना एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर होता है सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा पिल्ला का भी हो जाता है। तो लिख लीजिए इसको, द कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रोंकस टू पिल्ला अंडर ब्रैकेट करिए ब्रोंको पल्मोनरी फिस्चुला, अंडर ब्रैकेट कर दीजिए ब्रोंको पल्मोनरी फिस्चुला, ब्रोंको pulmonary fistula. The communication is generally with bronchus and pulmonary. Bronchopulmonary fistula does not close when the lungs collapse. Yeah, when the lungs collapse. Air pressure in the pleura या pleural cavity, air pressure in the pleural cavity equal the atmospheric pressure. That's why lungs does not re-expanded. That's why lungs does not re-expanded. अब टेंशन न्यूमोथोरिक्स, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेंशन न्यूमोथोरिक्स। इसमें भी क्या होगा, कम्युनिकेशन बिटवीन लंग्स एंड प्लेura, communication between the lungs and pleura. Persist and act like a one-way valve. Persist and act like a one-way valve. And it increase gradually while inspiration, and it increase gradually while inspiration,
but not decrease while expiration, but not decrease while expiration. मोस्ट कॉमनली ये जो है जब हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे मैकेनिकल वेंटिलेशन पे लेते वेंटिलेटर पे लेते हैं उसके दौरान ये होता है। और अमूमनतः ये जो कंडीशन होता है वन ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, वन ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी स्टेप शुड बी टेकन, वन ऑफ द life threatening emergency, so steps should be taken. Okay, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या हो जाएंगे इसके? सबसे पहली चीज क्या है कि सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया, सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया, दूसरी चीज क्या हो जाएगी? जब डिस्निया है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो साइनोसिस। सेकंड क्या हो जाएगा? साइनोसिस। तीसरा क्या हो जाएगा? जब कभी भी निमोथोरैक्स होगा तो डिस्टेंडेड नेक वेन्स। चौथा क्या हो जाएगा? मिड लाइन शिफ्ट टू द अनदर साइड, मिड लाइन शिफ्ट टू द अनदर साइड। पांचवा क्या हो जाएगा कि जब हम अस्कल्टेशन करेंगे तो एयर एंट्री एब्सेंट मिलेगा। जब हम ये करेंगे अस्कल्टेट करेंगे तो एयर एंट्री एब्सेंट मिलेगा अफेक्टेड साइड का या अफेक्टेड एरिया में। वहीं जब हम पल्पेट करेंगे तो पल्पेटरी क्रेप्ट्स मिलेगा, पल्पेटरी क्रेप्ट्स मिलेगा। वहीं जब हम पल्पेट करेंगे तो पल्पेटरी क्रेप्ट्स मिलेगा। ओके, इसके अलावा और क्या मिलेगा? जब परकशन करेंगे तो हाइपर रिजोनेंस साउंड मिलेगा। जब परकशन करेंगे तो हाइपर रिजोनेंस साउंड मिलेगा। ठीक है। समटाइम अगर ट्रॉमेटिक है, समटाइम नहीं मतलब ट्रॉमेटिक है तो वैसी सूरत में चेस्ट पेन भी मिलेगा, चेस्ट पेन भी मिलेगा। तो ओवरऑल क्या हो गया हमारा कि सबसे पहले डिस्निया, उसके बाद साइनोसिस, साइनोसिस के बाद नेकवेन डिस्टेंडेड, नेकवेन डिस्टेंडेड के बाद मीडियास्टिनल शिफ्ट, मीडियास्टिनल शिफ्ट के बाद एब्सेंट एयर एंट्री,
या डिमिनिश्ड एआईडी, उसके बाद ये पाल्पेटरी क्रेप्स के बाद फिर हमारा ये क्या नाम है अस्कल्टेशन पे परकशन, हाइपर रिजोनेंस परकशन साउंड, हाइपर रिजोनेंस परकशन साउंड मिलेगा। तो ये सारे के सारे हमें क्लिनिकल फीचर्स में मिल जाएंगे। ओके, and sometime chest pain while traumatic। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो बात करेंगे हम कॉम्प्लिकेशन की। अमूमनतः दो तरह की जो कंडीशन होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है। दो तरह की जो इसमें कंडीशन होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है। पहला जो होता है टेंशन निमोथोरेक्स, पहला जो होता है वो टेंशन निमोथोरेक्स। और दूसरा जो होता है वो ये क्या नाम है सेकेंडरी निमोथोरेक्स। ये दोनों सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स और टेंशन निमोथोरेक्स, ये दोनों लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा करती है। इसलिए ये दोनों में एकदम तुरंत मेडिकल इमरजेंसीज स्टेप लेना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर कॉम्प्लिकेशन होगा तो बायलैटरल निमोथोरेक्स डेवलप हो जाएगा, बायलैटरल निमोथोरेक्स डेवलप हो जाएगा। और बायलैटरल निमोथोरेक्स जो होगा अमूमनतः टेंशन निमोथोरेक्स के साथ होता है और ये प्रेशर इंड्यूस यानी टेंशन से ट्रॉमेटिक होता है। तो चांसेस ये भी होते हैं कि हेमोनीमोथोरेक्स हो जाए, हेमोनीमोथोरेक्स हो जाए। ठीक है, और ये अगर हेमोनीमोथोरेक्स हो जाता है तो वैसी सूरत में लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। सेकंड जो है वो ये तो एक्यूट कंडीशन के लिए में ये काउज करेगा। लेट कंडीशन में क्या होगा कि फेलियर हो जाएगा, री एक्सपेंड करना, लंग्स का री एक्सपेंडेशन फेलियर हो जाएगा। और रिपीटेड सेकेंडरी वाले में ये तो हो गया पहला वाला एक्यूट, यानी कि इसमें टेंशन निमोथोरेक्स में ऐसा होता है। और दूसरा वाला जो है लेट कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा कि फेलियर ऑफ री एक्सपेंशन एंड रिकरेंस अकर। ये बेसिकली इसमें होता है सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स में। ओके, मेरी आवाज आ रही ना आप लोग को? यस सर। यस सर। सब लोग एकदम एक आध लोग को अनम्यूट रहो ताकि पता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है। चलिए जी सर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक ए डायग्नोसिस, या फिर इसको ये कह लो कि इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे प्राइमरी चीज है वो क्या आ जाएगी हमारा एक्सरे चेस्ट पीए व्यू, एक्सरे चेस्ट
पीए व्यू, जब एक्स-रे चेस्ट पीए व्यू करेंगे तो हमें मिलेगा कि जो है काफी डार्क, जिस साइड में या फिर जिस एरिया में निमोथोरेक्स होगा वो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स टाइप का पिक्चर आएगा, यानी एकदम डार्क लंग्स फील्ड का पिक्चर दिखेगा हमें, एकदम डार्क लंग्स फील्ड का पिक्चर दिखेगा हमें। तो सबसे पहला क्या है कि एक्स-रे चेस्ट पीए व्यू, इसमें हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स जैसा पिक्चर मिलेगा जो कि एकदम डार्क होगा। कभी कभी एक ये जो है न्यूली प्रैक्टिशनर या फिर जो सिर्फ थ्योरी पढ़ के याद करके गया है, वो क्या हो सकता है, मिमिक हो सकता है एम्फाइज्मा और इसके पिक्चर में, निमोथोरेक्स के पिक्चर में। तो हमेशा ये ध्यान देने की बात है कि एम्फाइज्मा और ये इसमें दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, एम्फाइज्मा अमूमनतः बाइलैटरल हुआ करता है, जबकि ये जो है निमोथोरेक्स अमूमनतः यूनिलैटरल हुआ करता है। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, एम्फाइज्मा में क्या होता है कि हार्ट ट्यूबुलर शेप हो जाता है, हार्ट का शेप जो होता है वो ट्यूबुलर हो जाता है, जबकि इसमें हार्ट के पे कोई खास असर नहीं पड़ता है। तीसरा, एम्फाइज्मा में क्या होता है कि मेडियास्टिनल शिफ्टिंग नहीं मिलता है या ट्रैकियल शिफ्टिंग नहीं दिखता है, जबकि इसमें क्या होता है कि मेडियास्टिनल शिफ्टिंग मिलेगा अफेक्टेड साइड के अपोजिट साइड, अफेक्टेड साइड के अपोजिट साइड अफेक्टेड दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स-रे चेस्ट। सर हार्ट में क्या बताया आपने? एम्फाइसेमा में हार्ट, क्या हुआ? एम्फाइसेमा में हार्ट ट्यूबुलर रहता है और इसमें इसमें हार्ट का शेप ट्यूबुलर नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। हार्ट का शेप नॉर्मल रहेगा इसमें। वहीं जो है अगर बात करें इसकी क्या नाम है, एक्स-रे चेस्ट के अलावा, तो एक्स-रे चेस्ट के अलावा जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो सब आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि फाइनल डायग्नोसिस ही हमारा बन जाता है एक्स-रे चेस्ट पे। इसलिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है कि आप इस कंडीशन में बाकी चीजें करवाए, लेकिन फिर भी अगर आपको करवाना है, आप एकदम पूरी तौर पे यही होना चाहते हैं, तो आप HRCT थोरेक्स करवा सकते हैं, HRCT थोरेक्स करवा सकते हैं, जिससे कि अंडरलाइंग डिजीज जो होगी सेकेंडरी, जैसे सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स है, तो उसके अंडरलाइंग डिजीज को रूल आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए HRCT थोरेक्स, HRCT थोरेक्स। इसके अलावा वो अंडरलाइंग डिजीज में कोई इन्फेक्शन है, उसके लिए हम करवा सकते हैं CBC, CRP and PCR, CBC, CRP and PCR।
ओके, तो ये चीजें हम डायग्नोसिस बनाने के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं। अब बात आती है इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है कि सबसे पहला नीमोथोरैक्स का साइज क्या है। सबसे पहला नीमोथोरैक्स का साइज क्या है। तो अगर स्मॉल नीमोथोरैक्स है, स्मॉल नीमोथोरैक्स से मुराद क्या होती है? स्मॉल नीमोथोरैक्स से मुराद होती है कि लेस देन 20% ऑफ हेमीथोरैक्स, यानी एक साइड का 20% से कम, एक साइड का अपर लोब से लोअर लोब तक हम 100% मानते हैं, तो उसका 20% से साइज में कम होता है अगर साइज नीमोथोरैक्स का, तो उसको हमें ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ये और वीकली एक्सरे किया जाता है। अमूमन तक क्या होता है कि ये रिजॉल्व हो जाता है ओवर द टाइम, रिजॉल्व हो जाता है ओवर द टाइम, नॉर्मली अबाउट 1.25% के रेट से, पर डे के रेट से, नॉर्मली अबाउट 1.25% के पर डे के रेट से रिजॉल्व होता है। अगर ये लेस देन 1.25% के रेट पे रिजॉल्विंग दिख रहा है, मतलब समथिंग इज द रॉन्ग। ओके, सेकंड थिंग हो जाती है, एक तो हो गया हमारा के स्मॉल नीमोथोरैक्स। सेकंड चीज हो जाती है हाई प्रेशर प्लूरल कैविटी। हाई प्रेशर प्लूरल कैविटी तो अगर हाई प्रेशर प्लूरल कैविटी है तो वैसी सूरत में भी इसको छोड़ दिया जाता है। नतीजा क्या होता है कि यहाँ से इंटरस्टिशियल स्पेस में हाई प्रेशर होने की वजह, कैपिलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में इसको एब्जॉर्ब करा देता है, एब्जॉर्प्शन कराता है। अगर प्लूरल स्पेस हाई होता है तो वैसी सूरत में कैपिलरीज इंटरस्टिशियल स्पेस में गैसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एब्जॉर्ब होने की वजह से नीमोथोरैक्स रिजॉल्व हो जाता है। तीसरा, अगर हमारा ये जो है लंग्स सेपरेट कर रहा है लैटरल चेस्ट वाल से, लैटरल चेस्ट वाल से मोर देन वन थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स चेस्ट वाल, यानी लैटरल चेस्ट वाल और ट्रांसफर चेस्ट वाल में अगर इसका डायमीटर 1/3 से ज्यादा हो रहा है, 1/3 से ज्यादा हो रहा है, वैसी सूरत में हमें तुरंत एक्टिव मेजर लेने की जरूरत है। तुरंत एक्टिव मेजर लेने की जरूरत है। एक्टिव मेजर में क्या लेंगे? तुरंत हम वाटर सील्ड आईसीटी डालना होगा, तुरंत वाटर सील्ड आईसीटी डालना होगा। ठीक है, तुरंत आईसीटी डालना होगा। और उस आईसीटी को डालने के लिए अमूमनतः जो स्पेस चुना जाता है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, इंटीरियरली सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन, इंटीरियरली
सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। ओके, जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में एक इंसिडेंस कि वो अम्मा जो है 80-85 साल या उससे भी ज्यादा थी होगी, उसको जो हुआ, मैं आया, फील पल्पेट किया, अस्कल्टेट करने की जरूरत भी महसूस नहीं है, पल्पेट किया, पल्पेट में पल्पेटरी कैरेक्टर्स मिला। मैंने सिस्टर को बोला कि सिस्टर 2 IV सेट लाओ, खोला और सीधे डाल दिया। उस टाइम में कोई वाटर सील्ड वगैरह, IV सेट को खोला, उसके निडल पकड़ा और सीधे दोनों साइड में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे यहाँ सीधे डाल दिया। और इतना उसका प्रेशर हाई था कि कोई वाटर सील्ड वगैरह में डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी अगले 2-3 मिनट भी। इतना प्रेशर हाई था कि रिवर्स गैस नहीं ले सकता था। फिर उसके बाद वाटर बॉटल मंगवाया गया और वाटर बॉटल में उस ट्यूब को डाल दिया गया। तो लेकिन इतना एक्टिव मेजर लेने की जरूरत थी जब तक मैं पहुंचा था कि बिना कुछ वाटर सील्ड वगैरह देखे हुए मैंने डाल दिया। दोनों हाथ में ऐसे दोनों हाथ लिया, डायरेक्ट ऐसे पुश कर दिया। कोई नहीं क्या स्पेस है क्या है, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं मैंने देखा। बस ये देखा कि हाँ ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, मिड क्लेविकुलर लाइन है, बस खट से पुट कर दिया। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आप लोग को आईसीटी डालना तो बताया था ना, आईसीटी कैसे डाला जाता है। हेलो हेलो हेलो, जी सर। आईसीटी डालना बताया था ना, इंटरकोस्टल कैसे डाला जाता है वो तो बताया था ना। जी जी सर। अब अगर इसके आगे बात करेंगे तो इसका मेनली वही है, वाटर सील्ड इंटरकोस्टल ट्यूब डालना मेन ट्रीटमेंट है, जो कि हमको मेनली 2 तरह के इसमें करना होता है। एक मिनट, हाँ जी, हाँ सीरियस हो गया था, इतना नाटक कर रहा था क्या। असल में हम थे नहीं तो मोजाइक बोला कि कैसे कैसे बेहोशी जैसे इधर कर रहा है, ये वो कर रहा है। ठीक। हम्म 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 वो छोड़ो ना, इम्प्रेशन क्या लिखा है। हम्म हम्म नहीं, दोबारा अल्ट्रासाउंड कराना होगा। अगर कल सुबह के बाद से गैस नहीं छुटेगा तो दोबारा अल्ट्रासाउंड भी करना होगा, और दूसरी चीज एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन करवाना होगा, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बन रहे। मुंह से एकदम कुछ नहीं देना। तो पहले अल्ट्रासाउंड और एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन होगा, उसके बाद फर्दर आगे मैनेजमेंट किया। हाँ, तो बात करते हैं हम लोग। अब सेकंड चीज क्या आती है कि मैनेजमेंट ऑफ इटियोलॉजी या फिर अंडरलाइन कॉज। मैनेजमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉज, मैनेजमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉज में अभी 1.5 मिनट में लगभग कट जाएगा, तो आप लोग चाहे तो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। 10 मिनट का और ये टॉपिक बचा हुआ है, 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि अंडरलाइन कॉज का अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे पहली बात करेंगे प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में जो है, जो अंडरलाइन कॉज सब होते हैं, उसके लिए जो है सिंपल एस्पायरेशन जो कहते हैं हम, तो आईसीटी भी डाल सकते हैं। अगर रिकरेंस होता है
तो आईसीटी भी डाल सकते हैं। रिकरेंस होता है तो आईसीटी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा थोरैकोस्कोपी या थोरैकोटोमी या थोरैकोटोमी